हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरे साथ है रंजन सर। और प्लानिंग आपको पता है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई की, जो वैकेंसीज प्रीवियस ईयर आई हुई है और उन प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, क्या उसकी क्राइटेरिया होती है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, एग्ज़ाम की तैयारी हमको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, और सारा डिटेल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर कि आरआरबी की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि एक मास वैकेंसी हम लोगों ने देखा है कि 2015 और 2019 में आया हुआ है। ईयर ठीक बोल रहा हूँ सर? जी सर। सो ये जो वैकेंसी आती है, ये सीट्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके अगर प्रिपरेशन करते हैं स्टार्टिंग से, तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस जो है वो इसमें बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके पहले एसएससी को लॉन्च किया था, उस समय भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी सर मुझे, और स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर हमारे लिए आरआरबी की कुछ प्लानिंग कर दीजिए। तो इससे पहले कि मैं कोई प्लानिंग पेड कोर्स में करूं सर, जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी नए अभ्यर्थी है, जो भी परीक्षा पहली बार देने वाले हैं आरआरबी जेई का, उनको एक बेहतरीन आइडिया होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से हमको उसको एग्जीक्यूट करना है। ये एक प्रॉपर आइडिया जब तक नहीं होगा तो स्टूडेंट्स जो है अपनी प्लानिंग खुद से नहीं कर पाता। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हमारे कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको उससे कोई वो नहीं है, लेकिन आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अद्वैत एजुकेशन की टीम ये चाहती है कि आपका प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो हम सेट कर दें, ताकि आप उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करें, ताकि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। क्यों सर? बिल्कुल सर, जरूरी है। तो सर आप इनको गाइड कीजिए कि मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए थे आरआरबी के, वो एग्जाम्स किस पैटर्न में हुए थे और उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा था, कितने पेपर्स हुए थे, ये सभी आइडिया एक प्रॉपर स्टूडेंट्स को मिल जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहें उनको एक गाइडेंस के थ्रू, आपके थ्रू आइडिया मिल जाए। जी सर। सो वंस अगेन वेरी वेलकम ऑन दिस सेशन स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि चूंकि आरआरबी जो है एक मास रिक्रूटर की तरह देखा जाता है। जितने भी बच्चे डिप्लोमा या बीटेक के लेवल पर जो गेट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर प्रिपेयर भी कर रहे हैं और एडिशनल ऑप्शंस देख रहे हैं जेई एसएससी के फील्ड में, तो उनके लिए आरआरबी बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जाम की तरह होता है सर। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एसएससी के अलावा आरआरबी, जेई और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तो आरआरबी के बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत सही तरीके से प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। तो इसके लिए प्रीवियस ट्रेंड अगर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो कर ले, अच्छे से जान जाए उस चीज़ को, तो उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से प्लान्ड हो जाती है। तो उसके लिए प्रीवियस ट्रेंड पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रीवियसली आरआरबी ने कैसा एग्जाम कंडक्ट कराया, क्या क्या उसका बेसिक पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, कितना, अगर हम इसको मास रिक्रूटर बोलते हैं तो एक्चुअल में क्यों ऐसा बोलते हैं, है ना, कि कितने पोस्ट या कितनी वैकेंसीज इसने प्रीवियस ईयर्स में रिलीज की हुई है। तो इसका कुछ एक हम पैटर्न देखने के बाद एक बार इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे सर, कि काफी सारे स्टूडेंट एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी सर। तो सिलेबस कितना मैच करता है, अगर कोई स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या वो आरआरबी की भी साइमल्टेनियसली उसी एसएससी के जो सब्जेक्ट पैटर्न है उसी के थ्रू प्रिपरेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो क्या उनको इस आप जो पीपीटी इनको दिखाने वाले हैं उससे इनको आइडिया हो जाएगा पूरी उस चीज की? जी सर, काफी हद तक बच्चों को एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। और जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन, जैसा कि आपने बोला, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि इंडिया में ये दो मेजर एग्जाम्स की तरह माने जाते हैं। अगर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम्स की हम बात करें तो जेईई के लेवल पर, तो उसके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अगर एक चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अगर सिमिलर हैं दूसरे एग्जाम में भी, तो उसको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि उसका एक अवेयरनेस होना जरूरी है। तो सर मैं कुछ डेटा डिस्कस कर लेता हूँ एक बार स्टूडेंट्स। हाँ जरूर बताइए आप स्टूडेंट्स को। जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं नोटिफिकेशन और स्ट्रेटेजी प्लानिंग इन सब के बारे में, 2022 जो है उसमें एक्सपेक्टेड है कि आरआरबी जो है अपनी जेई की वैकेंसीज रिलीज करेगा, और इससे पहले ये 2019 और 2015 में देखने को मिला था सर लास्ट टाइम। तो जैसे कि देखिए प्रीवियस आरआरबी जेईई या एसएससी एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये 2015 या 19 में इसने रिक्रूटमेंट किया हुआ था जूनियर इंजीनियर, सीएमए, इन सब पर्टिकुलर पोस्ट पर, है ना, जूनियर इंजीनियर आईटी या डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इन सब पोजीशंस के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई। अच्छा, इनके 4 पोस्ट आते हैं अगर मैं बात करूं तो? जी सर। एक जूनियर इंजीनियर का, एक सीएमए मींस केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का। तो ये केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट्स में मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों की? एलिजिबिलिटी सर यहाँ पर जो एमएससी की क्वालिफिकेशन है वो भी मांगा जाता है यहाँ पर, और इसके अलावा बी बीटेक जो है वो भी एलिजिबल रहता है। अच्छा, मतलब ये भी बी बीटेक के लिए ओपन है? जी जी, ये भी बी बीटेक के लिए ओपन है? जी सर।
तो ये जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है इसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों एलिजिबल होते हैं यहाँ। अच्छा, तो फिर हमारे पास है JEIT, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा? जी सर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BTech IT फील्ड या फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड से मांगते हैं? PGDM डिग्री जो है वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड हो सकती है। अगर स्टूडेंट का मास्टर्स भी है तो वो भी यहाँ पर जो है वो एलिजिबल होता है, और प्लस अगर BTech है तो वो भी। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज मतलब कई सारे हैं। जूनियर इंजीनियर है, CMA है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है, कंप्यूटर साइंस IT से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और ये डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर भी सर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो BTech यहाँ पर भी एलिजिबल होता है। अच्छा, तो हम जैसे एक माइंडसेट एक स्टूडेंट्स का रहता है कि सिर्फ JEE का पोस्ट जैसे आया तो हम उसके लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी चीजों में BTech एलिजिबल होता है। ये तो बेहतरीन है। आगे बताइए सर। इसके अलावा सर SSC भी होता है। SSC का एग्जाम जो है वो भी इनके थ्रू कंडक्ट होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। अच्छा, तो ये आगे चल के मेंशन्ड है इसमें, आगे चल के तो उसमें भी 4 इयर्स का B जो है वो कंपलसरी रहता है, वो रिक्वायर्ड होता है। वहां पर उसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं बस उस पर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जैसा आप बात करते सर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर जैसे इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल हो जाते हैं। आप जूनियर इंजीनियर IT की भी बात करें तो इसमें PGDCA, BSc, BTech भी एप्लीकेबल है, या BCA इन कंप्यूटर साइंस या IT भी अगर आपने किया हुआ है तो मतलब एक अच्छा खासा वास्ट ओपनिंग रहता है। आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट अगर नॉन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी अगर आप दे रहे हैं तो ये सब क्वालिफिकेशंस यहाँ पर एप्लीकेबल है। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की अगर आप बात करें तो इसमें भी सर ये एलिजिबल हो जाते हैं कि डिप्लोमा या डिग्री दोनों ही इंजीनियरिंग में, दोनों में से कोई भी आपके पास अगर है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बैचलर्स डिग्री यहाँ एलिजिबल हो जाता है CMA के लिए, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 4 इयर्स बैचलर डिग्री जो है रेलेवेंट स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अगर प्रीवियस ट्रेंड की अगर हम बात करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम कितने ड्यूरेशन के भीतर कंडक्ट हो जाता है अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कई बार बच्चे ये एक चीज़ करते हैं कि नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं कि सर नोटिफिकेशन आया, इसके कितने दिनों के बाद एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, या जब नोटिफिकेशन आए तब हम पढ़ाई या प्रिपरेशन शुरू करें। ऐसा एक माइंडसेट हो जाता है कई बार। तो ये एक बहुत आई ओपनिंग वाला थिंग रहता है, और ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर भी रहना चाहिए कि नोटिफिकेशन आने के कितने दिनों के बाद एग्जाम कंडक्ट होता है और रिजल्ट का क्या पोजीशन रहता है, ताकि प्रिपरेशन के लिए उनको इनफ टाइम मिल जाए। हाँ सर, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई पहले से प्लान कर रहा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है सर डेट वाइज। जैसे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम जो है, मतलब उनका ऑनलाइन एग्जाम 22 जुलाई 2015 को हुआ था। वहां से कमेंसमेंट मतलब शुरू होता है सर, मतलब अच्छा, फॉर्म फिलअप इनका कंप्लीट हो जाता है। हाँ। और एक्चुअल ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट हो गई अब वो 22 अगस्त 2015 से 5 मतलब ये पहला जो है ये नोटिफिकेशन का एंड डेट हो गया सर। ओके, और एग्जाम का कंडक्शन हो गया 22 अगस्त 2015 से 5 सितंबर। तो आप देख सकते हैं कि मतलब 22 जुलाई से लेके सीधे 22 अगस्त तक का ही टाइम मिला स्टूडेंट्स को, और उसके बाद इनका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो गया। और 12 फरवरी 2016 को इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो अगर यहाँ पर मैं प्रिपरेशन का समय देखूं, अगर कोई बच्चा इस नोटिफिकेशन का इंतजार करे और सोचे कि उसके बाद मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो आप देख ही सकते हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता ये टाइम बहुत ज्यादा इनफ होगा। ये लगभग 1 महीने का ही टाइम है। जी सर, है ना। जुलाई में 22 जुलाई 2015 को खत्म हुआ और उनका एग्जाम जो है वो 22 अगस्त को हो गया, स्टार्ट हो जुलाई के बाद अगस्त। मतलब आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पे केयर कीजिएगा थोड़ा, कुछ पॉइंट कि आपको प्रिपरेशन के लिए मात्र 1 महीने का टाइम मिलेगा अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो काफ़ी बार मैंने अपने वीडियोस में भी ये बताया है कि कभी भी आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन, अगर आपको आइडिया है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे काफ़ी पहले आप प्रिपरेशन चालू कर दें, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो सारे सिलेबस को कवर करके हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी इंडिया में, और आपको ये पता है कि सिलेबस जो है वो मोर और लेस हमको कंप्लीट करना ही पड़ता है अगर हम एक अच्छा स्कोर करना चाहें तो। और ये जो 1 मंथ का टाइम है, यहाँ पे आप उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जहाँ स्टूडेंट्स 6-7 महीने से तैयारी कर रहा होगा। तो एकदम अवेयर रहने का ज़रूरत है, आपको अटेंटिव रहने का ज़रूरत है, और एक कंसिस्टेंट आपको डेली का प्रिपरेशन चार्ट बनाने की ज़रूरत है, जहाँ आप अपने चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली पुटअप कर सके, अपना पूरा एफर्ट दे सके। तो आगे बताइए सर, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें? तो ये जैसे 2015 की जो वैकेंसीज आई हुई थी सर, इसकी भी जो सीटें थी वो भी ऑलमोस्ट जैसा हम देख सकते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट भी यहाँ पर आया हुआ था। इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी यहाँ पे, है ना, 1159 के आसपास। ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर सर, ये लगभग असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट है अगर किसी एग्जाम की बात करें तो। मतलब
असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सिलेबस लगभग इक्विवेलेंट होता होगा, बिल्कुल सर। तो इसका पोस्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। जी सर, इसकी वैकेंसीज काफी अच्छी आई हुई थी 2015 में। और अभी 2019 का भी हम एनालिसिस देखेंगे, काफी कुछ ड्रास्टिक चेंज भी आया 2019 में, चाहे एग्जाम पैटर्न हो चाहे इस वैकेंसीज का डिटेल हो, अभी उसको देखेंगे हम लोग। तो जूनियर इंजीनियर की सीटें जो थी इस बार कम आई हुई थी यहाँ पर, बट फिर भी अप्रोक्सीमेटली 945 के आसपास। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की भी 35 सीटें, सीएमए की भी 75 और चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी 25 के अप्रोक्स यहाँ पर आई हुई थी। तो ये सब 2015 का सिनारियो था। 2015 का अगर मैं एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूँ, ये इम्पोर्टेंट है जी जी, एसएससी दोनों का दिया हुआ था, तो इसका एग्जाम पैटर्न जो था वो बड़ा ही सिंपल, मतलब डायरेक्ट था, मतलब सीधे एक सीबीटी था वहां पर और उसके बेसिस पर आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन जो होता था वो क्रिएट हो रहा था। तो एग्जाम में भी आप देखेंगे टेक्निकल सेक्शन लगभग 90 सवाल जो थे इसमें पूछे जाने को थे और इसके ओवरऑल मार्क्स भी 90 के अप्रॉक्स थे। फिर ये आपका जो नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन होता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, अरिथमेटिक पोर्शन हो गया, ये सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स का वेटेज होल्ड करते थे। वेटेज को सर मैं इग्नोर करूं तो ये जो सिलेबस है ये मुझे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, एसएससी का ही दिख रहा है। जी सर। सर ये अरिथमेटिक पार्ट जो है वो मुझे अलग लग रहा है, क्योंकि एसएससी जेई जो अभी इलेक्ट्रिकल की होती है उसमें ये अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का पोर्शन नहीं होता है। बाकी हमारे पास टेक्निकल सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है। बिल्कुल सर। बस ये मार्क्स स्कीम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारे मार्क्स की स्कीम एसएससी के थोड़े से अलग है, डिफरेंट है। और पेपर 1 के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट। तो मतलब अगर 2015 का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न जो है वो लगभग एसएससी से मेल खाता हुआ है। बिल्कुल। तो मतलब इस समय कोई अगर एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसकी आरआरबी जेई की भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हो गई होगी। बिल्कुल सर। और सिलेबस में भी बहुत सिमिलरिटी सर। अगर टेक्निकल सेक्शन के भी सिलेबस की मैं बात करूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन हो गया, मशीन्स का पोर्शन हो गया, पावर सिस्टम का हो गया, ये प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं। आरआरबी जेई में भी इनका वेटेज जो है वो बहुत ही अच्छा खासा रहता है, सेम जैसे कि एसएससी में भी होता है। ओके। और इस ड्यूरेशन में यहाँ पर जो ओवरऑल जो एग्जाम कंडक्ट होने का जो पूरा ड्यूरेशन था ये 1 आवर 30 मिनट के आसपास का इनको मिला करता था। 150 का टोटल एग्जाम हुआ करता था, 150 मार्क्स का। तो ये फाइनल सिलेक्शन इसी के बेस पे होता था कि इसके बाद कोई इंटरव्यू कंडक्ट होता था? इसके अप्रोक्सीमेटली ये तो जरूर है कि जो हमारा मेडिकल है वो तो होता ही होगा। जी सर, जी सर। इंटरव्यू कुछ डीवी होता था सर, इसके बाद सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट था और फिर इसके बाद इनका मेडिकल एंड देन सिलेक्शन। ओके। और लेकिन 2019 में सर थोड़ा सा कुछ चेंज देखने को मिला। जो अगली वैकेंसी आई जब 2019 में, तो जो नोटिफिकेशन आया, इसका मैं एक बार डिटेल शेयर कर लेता हूँ। जो नोटिफिकेशन आया वो जेई और एसएससी दोनों की सीटें मेंशन कर रहा था। ओके। और ये डेट ऑफ एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 जनवरी 2019 टू 7 फेब 2019 के बीच का दिया हुआ था यहाँ पर। बट आगे चल के आरआरबी ने फिर इस नोटिफिकेशन को वापस से चेंज किया और इसमें से एसएससी का जो पोस्ट था इसको हटा दिया गया। अब ये प्योरली आरआरबी जेई का ही पोस्ट जो था वो 2019 में रिलीज किया गया। तो और यहाँ से पैटर्न में भी सर चेंज देखने को मिला। जैसे अब ये पैटर्न जो था ये 4 अलग अलग स्टेजेस में कंडक्ट होने लगा इसका एग्जाम। सीबीटी 1 स्टूडेंट को क्लियर करना होगा, फिर सीबीटी 2, फिर उसके बाद डीवी और फिर उसके बाद मेडिकल। तो ये ऐसा 4 स्टेप का प्रोसेस आ गया वहां से। अच्छा, तो इसके पहले जब 2015 हुआ था तो एक ही सीबीटी हुआ करता था। सीबीटी उसको 1-2 बोलने की जरूरत नहीं, एक सीबीटी था। और यहाँ पे हमारे पास नई चीजें आई कि हमारे पास 2 सीबीटी आ गए, सीबीटी 1 सीबीटी 2। एग्जाम डेट को केयरफुली हम लोग देखें तो 13 अगस्त 2019 को सीबीटी 1 हुआ था। और अगर सीबीटी 2 की बात करें तो रिजल्ट है सर, दोनों के ये रिजल्ट है। जी जी। अच्छा। ये एग्जाम डेट जो है इनके 22 मई 2019 से 2 जून 2019 के बीच में कंडक्ट हुए थे इनके। अच्छा। और रिजल्ट इनका जो था सीबीटी 1 का रिजल्ट जो था वो 13 अगस्त को आया और सीबीटी 2 का रिजल्ट जो था वो 1 नवंबर को फाइनल इनका आया। उसके बाद फिर इनका डीवी और फिर उसके बाद। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये बोल सकता हूं कि मई में एग्जाम हुआ और अगस्त में इनका सीबीटी 1 का रिजल्ट आया। इसका मतलब है कि सीबीटी 2 देने के लिए सीबीटी 1 क्लियर होना जरूरी था। जी सर। अच्छा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग था यहाँ पर कि कंपैरेटिवली अगर देखें 2015 के तुलना में तो इस बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिला यहाँ पर। जो जैसे कि फॉर्म फिलअप का जो डेट था, लास्ट डेट था 7 फेब 2019 का, उस हिसाब से एग्जाम डेट जो था वो 22 मई 2019 से शुरू हो रहा था, से 2 जून के बीच में। तो जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आ रहा है और मई में एग्जाम हो रहा है तो कुछ थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स को देखने को मिला। अच्छा, इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, वो डिपेंड करता है। जी सर।
लेकिन एक इंटेलिजेंट बंदा वो ऐसा होगा कि भाई मतलब अगर हमको आइडिया लग गया है कि नोटिफिकेशन आने वाला है और हमको ये गैप का आइडिया नहीं है कि कब एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा या फिर नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम उसके कितने दिनों बाद होगा, तो एक इंटेलिजेंट बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा है वो पहले से प्रिपरेशन करे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थिंग था, क्योंकि कई बार बच्चे इस डेट के डिफरेंस को देख के बहुत ये भी सोचते हैं कि सर हमको तो टाइम अच्छा 3-4 महीने का मिल जाएगा, बट ये ध्यान देने वाली बात है कि इसी साल पैटर्न में चेंज आया था, ओवरऑल पैटर्न इसी ईयर से चेंज एप्लीकेबल था। तो यहाँ पर जो ज्यादा आपको समय मिल भी रहा है तो वो कंडीशनल हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हर साल आपको इतना ही समय मिलेगा, ये बिल्कुल भी अनसर्टन थिंग है। तो नॉर्मली एसएससी का या आरआरबी का अगर प्रीवियस हम पैटर्न देखें, मतलब 2015 से भी पहले के अगर पैटर्न्स को देखें तो हार्डली 1 या 1.5 महीने के भीतर एग्जाम कंडक्ट होने का इनका शुरू से रहा है ड्यूरेशन। तो यहाँ पर चूंकि हमने ये देखा कि ओवरऑल इनके पैटर्न में एक ड्रास्टिक चेंज आया था, तो उस हिसाब से एक रीजनेबल समय लगता है कि इनको 4 महीने का अगर या 3 महीने का समय मिल रहा है तो वो एक कंडीशनल है। उसको मतलब स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि ये मतलब बेटा आप लोग को जो टाइम मिलने वाला है वो हार्डली 1 से 1.5 महीने का मिलने वाला है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिएगा इन सब चीज़ों से और अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल लग जाइएगा। अगर आपको ये आइडिया हम लोग दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन डेफिनेटली आने वाला है और फरवरी मंथ के तक तो आ ही जाएगा, बिल्कुल सर, तो आप अभी से अपनी चीज़ों का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरा एनालिसिस हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं और आपकी तरफ से जो भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सर से मैं पूछ के आपके आंसर्स यहाँ से मैं निकाल ले रहा हूँ। तो आप एक एक चीज़ का केयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने का सोच रहा है, जो भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी चाहता है, बेरोजगार है और प्रिपरेशन करके कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है, उन तक ये बातें पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अद्वैत एजुकेशन की टीम लगातार यही कोशिश करता है कि देश में जितने भी बेरोजगार इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा किए हो चाहे वो बीई किए हो, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस हम यहाँ से प्रोवाइड कर सके, बस उसी लिए हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं हमारे डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर सर पोस्ट की अगर हम बात करें, अब चूंकि आगे चल के एसएससी का जो पोस्ट था वो विड्रॉ कर लिया गया था यहाँ से, तो एसएससी की पोस्ट विड्रॉ होने के बाद अब ये 2 अलग अलग फॉर्म में इसीलिए दिखाया हुआ है कि जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से 14,033 वैकेंसीज जो थी वो ओवरऑल रिलीज हुई थी। तो सभी जोन वाइज पूरा ये बाइफरकेटेड था और देख ही सकते हैं कि जैसे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर दिख रही थी 13,034 के आसपास। हालांकि विड्रॉल के बाद कुछ सीटें जो है वो कम कर दी गई और फिर भी एट द एंड भी आप देख सकते हैं कि 13,487 सीटें फिर भी एट द एंड फाइनल नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट के लिए इतनी सीटें अवेलेबल रही। मतलब बहुत मास रिक्रूटमेंट हुआ था उस समय। जी सर, एक्चुअल में वो जो मास रिक्रूटमेंट वर्ड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं वो वाकई में जस्टिफाइड है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी बहुत मास रिक्रूटमेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है 2019 का है, 2020 में कुछ नहीं आया, 21 में कुछ नहीं आया, ये 22 चल रहा है जी। तो मतलब एक बड़ा रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है 2022 में। तो स्टूडेंट बिल्कुल आप अटेंटिव हो जाइए इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके का एफर्ट लगाते हैं इस वक्त जब आपको ये पता चल गया है कि आरआरबी जेईई की वैकेंसीज आने वाली है। क्योंकि सर इतनी सारी जब सीटें आई हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बच्चा सेलेक्ट हो जाए। अगर वो प्रॉपर अच्छा एफर्ट कर लिया, सही समय पे उसने प्रिपरेशन शुरू कर दिया तो वो बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकता है और अपनी जगह बना सकता है यहाँ पर इस मेरिट लिस्ट के भीतर। तो ये इसी वजह से बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसका चांस मिल रहा है तो इसे मतलब एकदम सीरियसली ले एक बच्चा और सही टाइम पे प्रिपरेशन करे। सर कुछ एग्जाम पैटर्न में इसका डिस्कस कर लेता हूँ। जो चेंज आया वो किस फॉर्म में आया 2019 के आरआरबी जेईई के एग्जाम में। अब ये चूंकि 2 सीबीटीज हो रहे हैं तो सीबीटीज में भी बाइफर्केशन किया गया ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट्स का, सेक्शंस का। तो यहाँ पर अब मैथमेटिक्स का भी इंक्लूजन आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गया यहाँ पर इंक्लूड हो गया। इसके भी 30 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने लगे। मतलब सीबीटी 1 में आपको टेक्निकल का सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सीबीटी 1 ओवरऑल पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शंस होल्ड किया हुआ है। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन देखने को मिला स्टूडेंट्स को, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस। तो सब कुछ मिला के 100 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स का पेपर जो है, ये 1.5 घंटे का पेपर केवल सीबीटी 1 जो था विदाउट एनी टेक्निकल पोर्शंस कंडक्ट होने लग गया। फिर इसी के बाद अगर सीबीटी 2 पे हम ध्यान दें तो सीबीटी 2 का भी डिटेल है सर यहाँ पर। तो यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पोर्शन जो था वो भी एक अच्छा वेटेज होल्ड करने लग गया, अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स का वेटेज। जनरल अवेयरनेस का पार्ट यहाँ पर भी पूछा जाने लग गया, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। साथ ही सर इसमें एक और नया चीज देखने को मिला कि कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के बेसिक्स जो थे वो भी अब इस बार से इंट्रोड्यूस होगा यहाँ से। फिर बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का पोर्शन भी, तो इनका वेटेज भी 10-10 मार्क्स का दोनों का
आना शुरू हो गया यहाँ पे। और चूंकि टेक्निकल का ही पूरा मेजॉरिटी यहाँ पर होने वाला था, तो इसलिए टेक्निकल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का वेटेज अकेले होल्ड करने लग गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर कि एक नॉर्मल बंदे मतलब या तो वो बी किया हो या डिप्लोमा किया हो, उनको इन जनरल जो जो स्किल्स चाहिए जी सर, वो सारी स्किल्स का एग्जाम ये लोग ले ले रहे पूछा हुआ हैं, है है ना। बिल्कुल सर। जैसे कि अभी जो है वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का बहुत वो चल रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये आइडिया सारे को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर नॉलेज के बिना तो कोई टेक्निकल बंदा अपने आप को टेक्निकल बोल ही नहीं नहीं सकता। सकता है, बिल्कुल तो उस वजह से ये लोग मतलब प्लान करके आपके टेस्ट भी ले ले रहे हैं कि इनको जनरल कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं। अभी गुजरात का एक एग्जाम हुआ था गेटको का, अभी हुआ नहीं है, मतलब अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है। तो उसमें भी ये कंप्यूटर वाला पार्ट प्रोमिनेंटली उन लोग पूछे हुए थे, मतलब उसमें एक कंप्यूटर का सेक्शन था। है, बिल्कुल सर। हाँ, जबकि वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया सर आजकल, मतलब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। ये मान के चला जाता है कि अगर स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसको कंप्यूटर का प्रॉपर नॉलेज भी। हाँ, मतलब ये मानने के बजाय ये लोग उसका टेस्ट भी ले ले टेस्ट भी ले रहे रहे हैं। हैं, हाँ, बिल्कुल मतलब और जनरल अवेयरनेस भी है, जो मतलब प्रीवियस 2015 में ये सारी चीजें मुझे देखने को नहीं मिली थी। एक टेक्निकल जो है वो ये चीज देखने को मिला था, बाकी सब चीजें ये नई इंक्लूड हुई है, वो भी CBT 2 में। मतलब इस पर्टिकुलर सिलेबस को का एग्जाम देने के लिए हमारा CBT 1 क्लियर होना चाहिए। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप CBT 1 को बेहतरीन तरीके से समझ लें और इसको प्रिपेयर कर ले, क्योंकि सेकंड पड़ाव में जाने के लिए पहला पड़ाव क्लियर होना जरूरी है। मतलब ये एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, मतलब हमको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और एक रीजनिंग के लिए हमारा एक माइंड जो है वो उस लेवल का होना चाहिए कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दे सके। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा बेटा। मतलब मैं अगर बोलूं कि रीजनिंग के डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं बनते, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, उस तरीके का माइंड का सेटअप होना चाहिए। और रीजनिंग जो है वो हमारे गेट एकेडमी और अद्वैत एजुकेशन में बहुत गजब का है ना। और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए हमको न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी। और जनरल साइंस जो है ये भी काफी सारे एग्जाम्स में आता है। बिल्कुल सर। अगर हम लोग बात करें 30 मार्क्स का वेटेज, तो ये एक अच्छा वेटेज है। मतलब ये दो चीजें जो है इसको हमको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर हम लोग CBT 1 क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसलिए आपको मेन बातें यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपको किस चीजों पे ध्यान देना है। आप जरूर से ध्यान दीजिएगा जनरल साइंस, जो हर पर्टिकुलर एग्जाम्स में आज की डेट में पूछा जाता है। और मैथमेटिक्स के पोर्शंस के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। छोटे क्वेश्चंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर मेरे को यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है वो 1 आवर 30 मिनट्स का दिख रहा है, और क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास टोटल 100 क्वेश्चंस है। मतलब बहुत बड़े सॉल्यूशन वाले और एफर्ट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे। छोटे छोटे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और वो भी आपको प्रैक्टिस से ही आप इस टाइम इस आवर्स में प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इस आवर्स में सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर जाएगा, और वहीं से आप CBT 2 देने के लायक हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये इंपॉर्टेंट था सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये CBT 1 का था सर, ये पूरा CBT 2 में अगेन टेक्निकल जो है पिछली बार जैसे 90 का वेटेज होल्ड करा था, इस बार 100 मार्क्स का इसका वेटेज कर दिया गया राउंड ऑफ। स्टूडेंट इन जनरल इसकी प्रिपरेशन तो कर ही लेते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन ये सब चीजें जो है वो उनको कहीं ना कहीं इसमें जो अच्छा करेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो अच्छा स्कोर कर सकता है। डिसाइडिंग फैक्टर, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल सर। तो ये था सर पूरा इसका बेसिक डिटेल। मैं यहाँ पे एक चीज और ध्यान दिया हूँ सर, ये जो मैथमेटिक्स है मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा। आप क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग लेवल का मैथमेटिक्स नहीं रहता है। हाँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं रहता है। मतलब ये जनरल मैथमेटिक्स जो हम लोग मतलब बात करें कि जो 11th 12th में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बिल्कुल है ना, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटीज, ये सब चीजें पूछते होंगे। ठीक है सर, तो ये स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। हालांकि हम सिलेबस भी बाद में आपको बताएंगे, अभी सिर्फ एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम प्रिपरेशन भी करवाएंगे। लेकिन ये एनालिसिस में आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि हमको किन किन बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन भी डिसाइड करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि वो खुद से प्रिपेयर करें, यूट्यूब से प्रिपेयर करें, जहाँ से भी प्रिपेयर करें, आपको एक प्रॉपर आइडिया हमारी तरफ से होना चाहिए। ठीक है सर।
सर तो ये इसका ओवरऑल एनालिसिस है, मतलब अब आपको चूंकि CBT 1 और CBT 2 दोनों क्लियर करने की नीड है, ओवरऑल जो मेरिट आपका क्रिएट होगा तो वो इन दोनों के बेसिस पर होना है। तो और उसके हिसाब से अगर टाइम देखा जाए, क्योंकि ये सब नए सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट होता है से लेके एग्जाम होने तक के बीच का जो समय है, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट मतलब इस ड्यूरेशन में जब प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कैसे प्लान करे, कैसे एग्जीक्यूट करे उस चीज को। कई बार बच्चों का मेजर समय जो होता है सर कंटेंट खोजते हुए ही चला जाता है, क्योंकि अब ये चूंकि नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तो पुराने सालों में उनका कुछ भी कंटेंट नहीं मिलता है। कि जैसे अब टेक्निकल में तो बहुत सारा चीज़ आप प्रीवियस ईयर का लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बना लेते हैं, बट इन सब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्योंकि पहले ये एग्जाम हुआ ही नहीं है RRB में, तो इनका कंटेंट नहीं मिलता है, तो बहुत बार बच्चों को कंटेंट खोजने में ही बहुत लंबा समय इनका वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में सर जब इतना कम समय इनके पास है तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर स्टूडेंट्स का अद्वैत एजुकेशन टीम से हेल्प कर रहे हैं तो हमारे पास तो इन सब का पूरा पैटर्न आपके पास है, सिलेबस भी है, हमारे फैकल्टीज भी अवेलेबल है। तो मुझे मतलब स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोग्राम तो रखना ही है, और गाइडेंस प्रोग्राम मैं आपके लिए बीच बीच में कंडक्ट करवाते रहूँगा जब तक मतलब RRB का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। RRB नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपको क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके साथ साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि जो सीरियस स्टूडेंट है, जो बिल्कुल प्रिपेयर करना ही चाहते हैं RRB का, उनके लिए मैं एक कोर्स की भी प्लानिंग कर चुका हूँ सर, और उस कोर्स में मैं स्टूडेंट को पूरी तरीके से अपने अंडर में लेके गाइड करना चाहता हूँ। तो वो कोर्स की लॉन्चिंग भी मैं प्लान कर चुका हूँ, और ज़्यादा क्योंकि मुझे इन सब से आभास हो गया कि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, और नोटिफिकेशन अगर फरवरी में आता है तो ये एक अच्छा सिलेबस है जिसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कितनी जल्द से जल्द मैं इसके प्रिपरेशन आपके लिए प्लान कर लूँ। तो मैंने कल एक आपके लिए एक लॉन्चिंग भी रखी है जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। उसके अलावा अद्वैत एजुकेशन टीम की तरफ से हम आपको क्या कोर्स देना चाह रहे हैं, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, ये सारे की प्लानिंग हम लोग कल शाम को करेंगे। तो आप अगर अद्वैत एजुकेशन के फॉलोअर हैं तो लिंक बना हुआ है, आप उसमें जाके अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा और देखिएगा कल मैं किस तरीके का कोर्स लॉन्च करता हूं और मेरी प्लानिंग क्या होती है। हालांकि ये सभी चीजें हम दोनों को क्लियर था, लेकिन क्योंकि आपके डाउट्स बाद में कमेंट सेक्शन में नहीं ले पाते, इसलिए सर को मैंने डिक्टेट करने दिया और मैंने आपकी तरफ से मेरे डाउट्स बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया। तो ये एक प्रॉपर आइडिया आपके पास होना चाहिए। और हालांकि हम लोगों को पूरा प्लानिंग इन 10 दिनों में हो चुका है, क्योंकि मैं आपको वादा किया था इसके बारे में 30 तारीख को, 30 दिसंबर को, और इन 10 दिनों में मैंने बहुत कुछ प्लान किया आपके लिए और सिलेबस का प्लान किया, कैसा पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग फैकल्टी को क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। मतलब एक बेहतरीन प्लानिंग के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिसकी लॉन्चिंग जो है वो कल है। ठीक है, तो आप सभी बने रहिएगा अद्वैत एजुकेशन टीम के साथ, और रंजन सर तो आपके साथ गाइडेंस में हमेशा रहते ही यूट्यूब में, और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होगी, कौन सी स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, ये सभी बातें हम कल करेंगे शाम को, जिसका लिंक जो है वो अद्वैत एजुकेशन AHI पे बना हुआ है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वो सेशन जरूर से अटेंड कीजिएगा आप लोग। कल शाम 8 बजे का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही डिसाइडिंग समय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत कीमती है, इसको एक भी सेकंड इसका मिस मत कीजिएगा। आपके लिए इतने बेस्ट तरीके से पूरा क्यूरेटेड कंटेंट पूरी प्लानिंग के साथ सर जो है वो लेकर के आने वाले हैं। तो इसका एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। लॉन्ग रन में आपको बहुत ही इफेक्टिव ये आपके करियर के हिसाब से होने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, कल का सेशन आप सभी जरूर अटेंड कीजिएगा। तो सर स्टूडेंट्स के लिए फाइनली कल का सेशन अटेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको बहुत अच्छा एक लेवल पर गाइडेंस जो है मुझे लगता है कि प्रोवाइड होगा। एंड आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट तक जिनको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, जिनको प्लानिंग की ज़रूरत है, जिनको सिलेबस का आइडिया नहीं है, जिनको पैटर्न का आइडिया नहीं है, जो ये जानते नहीं हैं कि कितने टाइम मिलते हैं हमको प्रिपरेशन के लिए। तो आप उन स्टूडेंट्स का हेल्प कीजिएगा, जितना ज़्यादा हेल्प करोगे आप बेटा, आपके लिए उतनी अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट होती है इन दिस वर्ल्ड बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, और हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लाते रहेंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी हम करवा सके। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच।